नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर महेश कुलेरी आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व सत्कार करता हूं। और आज जो है हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं। तो आपका बहुमूल्य समय नहीं लेते हुए हम पहले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, कौन सा नगर कर्क रेखा के से निकटतम दूरी पर स्थित है। और हमारे सामने ए है अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर और डी उज्जैन। अगर हम सही व्याख्या की बात करें तो भारत में जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर क्या करती है, गुजरती है। और हम कहते हैं ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य है, इन राज्यों से होकर ये जो नदी है ये क्या करती है, ये कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। और हम कहते हैं कि कर्क रेखा जो है वो इस प्रकार से गुजरती है। और इसके सबसे नज़दीक जो है, जो क्षेत्र की बात करेंगे तो गांधीनगर आएगी। गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। अगर हम बात करें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और हम कहते हैं अगरतला जो है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक क्या है, यानी गांधीनगर के बाद में अगरतला जो है वो इसके सबसे नज़दीक क्या की जाती है, मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा गांधीनगर। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें, भारत का सदूरस्थ दक्षिण बिंदु कहाँ पर है। और पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट और डी है पॉइंट कोलिमेर पर। तो अगर हम बात करें मुख्य भूमि की, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वो तो होता है कन्याकुमारी। और वैसे बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे दक्षिण में 6 डिग्री 4 मिनट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। अगर यहाँ पे मुख्य भूमि की बात आएगी तो कन्याकुमारी, और अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को ही प्राचीन समय में पार्सन पॉइंट और इसे ही पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये जो बात है ये हमें याद रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। और पहला है सुएज नहर, दूसरा है खंबात की खाड़ी, तीसरा पाक जलडमरू और डी है कच्छ की खाड़ी। अगर हम बात करें भारत का दक्षिणतम हिस्सा इस प्रकार से, और ये है, और यहाँ पे है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य जो है वो मन्नार की खाड़ी है। और मन्नार की खाड़ी में ही एक छोटी सी जल संधि है जिसे कहा जाता है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत व श्रीलंका को अलग करता है। और पाक जल संधि किस में है, मन्नार की खाड़ी में। तो इसकी हम अगर बात करें तो पाक जल डमरू या जल संधि जो है जो मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है, भारत व श्रीलंका को अलग करता है। सुएज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से क्या करती है, जोड़ती है या अलग करती है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। खंबात की खाड़ी जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में अवस्थित है। और कच्छ की खाड़ी ये गुजरात में, हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी वह खंबात की खाड़ी जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। और गुजरात जो है वो भारत का सबसे लंबा जो है वो तटरेखा रखने वाला क्या है, राज्य है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करते हैं, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। और हमारे सामने ऑप्शन है धौलाधर और पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागबटिका, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। अगर सही उत्तर की बात करें तो धौलाधर और पीर पंजाल। देखो धौलाधर और पीर पंजाल जो है वो मध्य हिमालय को कहा जाता है, और धौलाधर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, और पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। और हम बात करते हैं उत्तराखंड में मसूरी और नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो हम कहते हैं कि इनके बीच में जो है, हम कहते हैं पीर पंजाल व धौलाधर के बीच में जो है वो कुल्लू घाटी अवस्थित है। और कुल्लू घाटी जो है वो फलों के उत्पादन के लिए विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध है। और कुल्लू घाटी के सबसे प्रसिद्ध जो चीज़ है वो आपको पता है, सेब जो है वो कुल्लू घाटी के सबसे प्रसिद्ध जो है वो फलों में क्या किए जाते हैं, गिने जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें लद्दाख व पीर पंजाल श्रेणी,
लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणी जो है वो हम कहते हैं जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये हमारे भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि भारत का सबसे शुष्क जो स्थान है वो कहाँ पे है, तो हम कहते हैं उत्तरी उत्तर में पीर पंजाल है, और उत्तरी उत्तरी काराकोरम है, काराकोरम के बाद में लद्दाख है, लद्दाख के बाद में जास्कर है। और जास्कर का अग्रिम विस्तारित जो रूप है वो क्या है, हम कहते हैं कैलाश मानसरोवर। तो इनके मध्य यानी जास्कर और लद्दाख के मध्य भारत का सबसे शुष्क स्थान है जिसे हम बोलते हैं लेह। लेह जो है वो भारत का सबसे शुष्क स्थान है और कहाँ पे अवस्थित है, तो हम कहते हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जो है वो हम कहते हैं ट्रांस हिमालय में। कौन से हिमालय में, ट्रांस हिमालय में क्या अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। और पहला ऑप्शन है कर्नाटक व तमिलनाडु, बी है कर्नाटक व केरल, सी केरल एवं तमिलनाडु, और डी है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें भारत का दक्षिणतम जो हिस्सा है यहाँ पे कार्डमम पर्वत श्रेणी है, और कार्डमम पर्वत श्रेणी जो है वो इस प्रकार से विस्तृत है, और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल में अवस्थित है। और कार्डमम पर्वत श्रेणी पर इलायची ज़्यादा होती है और इसीलिए इसे इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। भारत में दक्षिण में ये पर्वत श्रेणी क्या अवस्थित है, तो हम कहेंगे सही उत्तर जो होगा वो केरल व तमिलनाडु के मध्य क्या अवस्थित है। और दक्षिणी भारत की ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पर्वत श्रेणी है। बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, अगर हम बात करें भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो बेरन है, और बेरन जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। तो हम कहते हैं एक तो बेरन और एक जो है नारकोंडम। तो भारत में दो ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी एक है उसमें बेरन है, और एक जो है नारकोंडम वो शांत या सुसुप्त श्रेणी में क्या किया जाता है, रखा जाता है। और कहाँ पे है, तो हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। दो ही ज्वालामुखी है, बेरन और नारकोंडम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। और ये जो प्रश्न था ये IAS 2003 में, IAS 2003 में पूछा गया था। और आपको पता उस समय तक जो था वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, यानी आंध्र प्रदेश एक ही राज्य था। और हम कहते हैं वर्तमान में आंध्र प्रदेश के दो हिस्से हो गए, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा जो है तेलंगाना। अगर हम कहें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 2003 के अनुसार बात करेंगे तो सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य होगा वो तमिलनाडु। लेकिन उसके बाद में हम कहते हैं भारत में आंध्र प्रदेश के दो विभाजन हो गए थे, एक का नाम आंध्र प्रदेश, दूसरे का तेलंगाना। जैसे ही विभाजन हुआ उसके बाद भी जो है तमिलनाडु जो है वो भारत का सबसे छोटा क्या है यहाँ पे राज्य, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अब भी आंध्र प्रदेश से छोटा जो है वो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु से जस्ट बड़ा जो है वो क्या है तेलंगाना। तो अगर हम कहें यहाँ पे तेलंगाना ऑप्शन होता तो तेलंगाना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा होता, लेकिन तेलंगाना नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो तमिलनाडु होगा। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अगर ये प्रश्न आ जाए तो उत्तर सही कौन सा होगा, तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का बाहु क्षेत्र कौन सा है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील है, उस मानसरोवर झील से निकलती है, और वहाँ से निकलकर तिब्बत से निकलकर ये चीन में जाती है, चीन में बाद में भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश से जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो हम कहते हैं भारत, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत इन राज्यों में ये नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है, यानी सांगपो का अर्थ होता है पवित्र नदी। भारत में दिहांग नदी से नाम से प्रवेश करती है, इसमें जब देबांग आकर मिलती है तो इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, यानी असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और हम कहते हैं असम में इस पर एक द्वीप है जिसे मांजुली द्वीप कहा जाता है, और मांजुली जो द्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों में क्या कहता है, गिना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप मांजुली है। कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो भी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, और हमारे सामने सही उत्तर की बात करें तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, और ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है आर्य अपवाह तंत्र रखता है, यानी आर्य अपवाह तंत्र जो है इस नदी के एक ओर तो नर्मदा नदी निकलती है और एक ओर से जो है वो सोन नदी निकलती है।
तो दोनों का उद्गम एक स्थान से होता है, और इसलिए अगर ऐसा भौगोलिक प्रदेश जहां से एक स्थान से दो अलग अलग दिशाओं में नदी प्रवाहित होती है उसे अरीय प्रभाव कहते हैं। सोन नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, जबकि नर्मदा जो नदी है वो अरब सागर का अपवाह तंत्र रखती है। तो सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का सही क्रम कौन सा है? और अगर हम बात करें इसका जो सही क्रम होगा वो कौन सा होगा, तो शोक नदी। अगर हिमाचल हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो सबसे पहले शोक नदी, उसके बाद में जास्कर नदी, उसके बाद में सिप्ती नदी, और उसके बाद में सतलज नदी। यानी पहले जो है वो कौन सी नदी आएगी, तो हम कहते हैं शोक नदी। और शोक नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। उसके बाद में हम कहते हैं जास्कर नदी, जास्कर भी सिंधु की सहायक नदी है। उसके बाद में जो है वो सिप्ती नदी, और उसके बाद में जो है वो सतलज नदी जो है वो अपवाह तंत्र रखती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम बहेंगे तो हम यह कहेंगे शोक नदी जो है इसे मध्य एशिया की यारकंडी कहा जाता है। एक याद रखना, मध्य एशिया की यारकंडी जो है वो किस नदी को कहा जाता है, शोक नदी को कहा जाता है। दूसरी जो विशेषता याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि जो काराकोरम क्षेत्र है वहां पर इसे एक मर्त नदी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि शोक नदी जो है इसे यारकंडी, एशिया की यारकंडी के नाम से जाना जाता है, और इसे मर्त नदी के नाम से भी क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो क्रम शोक, जास्कर, स्पीति और सतलज इसका उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है? कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे, सही है। अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है वो महानदी के किनारे नहीं है। महानदी के किनारे जो है वो दक्षिणी भारत का कटक जो जिला है वो अवस्थित है, और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, भुवनेश्वर जो है वो महानदी के किनारे अवस्थित नहीं है। महानदी के किनारे कटक क्या है, अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर एकदम सही है। चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर सही है। जोग जलप्रपात जो है वो कृष्णा नदी पे नहीं है। जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पे है, शरावती नदी पर अवस्थित है। और धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे, नर्मदा नदी पर। तो हम कहते हैं इसका जो होगा वो होगा जोग जलप्रपात जो है कृष्णा, और सही है। ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? अभी हमने बताया कि भारत में सबसे कम वर्षा जो है वो लेह में होती है, और लेह जो है वो लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य और जास्कर पर्वत श्रेणी के वस्ती छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? यानी शीतकाल में, और हम कहते हैं भारत में शीतकाल में या लौटते हुए मानसून से या शीतकालीन मानसून से एक ही जगह वर्षा होती है, और वो जो है वो दक्षिणी भारत है। और दक्षिणी भारत में हम कहते हैं तमिलनाडु व कर्नाटक। दक्षिणी भारत में मुख्य रूप से बात करें तो तमिलनाडु व कर्नाटक में जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का प्रभाव क्षेत्र, कावेरी नदी, कृष्णा नदी नहीं, कावेरी नदी का जो प्रभाव क्षेत्र है वहां पे शीतकाल में क्या होती है, वर्षा। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा तमिलनाडु व कर्नाटक। नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा आती है? अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा जो है वो किस में आती है, तो उड़ीसा में आती है। भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा जो है वो उड़ीसा में आती है। क्यों? क्योंकि चक्रवातों से, दूसरा जो है यहाँ पे महानदी जो है उसके बाढ़ से। तो बाढ़, चक्रवात, इनके माध्यम से भारत में सर्वाधिक आपदा उड़ीसा राज्य में आती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? और इसका जो उत्तर होगा वो बिहार होगा। और बिहार में एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और हम कहते हैं बिहार में भारत में सर्वाधिक जो है वो क्या आती है, बाढ़ें आती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से जो है वो लवण प्राप्त होते हैं, और इस मिट्टी में मुख्य रूप से कैल्शियम जो है वो प्राप्त
प्राप्त होता है। तो कैल्शियम जो है वो सही उत्तर होगा। और हम कहते हैं राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम लवण जो है वो बहुतायत में प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो हम कहते हैं कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान में हम हेर फेर के जो है वो फसल बोते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान की मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है, और नाइट्रोजन की जो वृद्धि है वो किससे होती है? दलहन से होती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो दलहन फसल जो है वो कौन सी है? उड़द है। तो सही उत्तर जो होगा उड़द। यह हम कहते हैं दलहन फसलों को बोकर जो है वो यहाँ की मिट्टी को क्या किया जाता है? उर्वरक बनाई जाती है। दलहन फसल है और दलहन में उड़द है, या हम कहते हैं चना है मुख्य रूप से, और इसे हम जो है हरी फसल के रूप में, हरी खाद के रूप में भी क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए, और अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।